पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान जनरल कमर जावेद बाजवा से उनके मुल्क का एक धड़ा बहुत खुश नहीं है। उनका आर्मी चीफ बनना बहुत उरास नहीं आया। पाकिस्तान में बहुत से लोग उनकी नियुक्ति को एक अभिशाप की तरह देखते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के लिए ये सब किसी वरदान से कम नहीं रहा है। इस रूपक का इस्तेमाल हम पारिवारिक रिश्तों की महत्ता बताने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी कड़ी पैसों की जंजीर से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट फैक्ट फोकस ने अपनी रिपोर्ट में एक सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 वर्षों में जनरल बाजवा की फैमिली अरबपति बन गई है। उनके बैंक अकाउंट्स का वजन जिस रफ्तार से बढ़ा है, उसे दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों को भी रश्क हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वे जनरल बाजवा से कुछ टिप्स लेने की बात सोच रहे हों। और आप सोच रहे होंगे कि किसी आर्मी जनरल का बिजनेस से क्या वास्ता। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी पायलट से अच्छी सड़क बनाने पर राय मांग ली जाए। हो सकता है कि उस पायलट के पास कोई विलक्षण प्रतिभा हो, लेकिन ये अपवाद ही है। जैसे कि ये अपवाद लग रहा है कि सेना का मनोबल बढ़ाने के वादे के साथ आए एक आर्मी जनरल अपने घर वालों के पैसे डबल ट्रिपल करने लगे, वो भी उस दौर में जब पाकिस्तान सबसे गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। पाकिस्तान की राजनीति विडंबनाओं से भरी हुई है, इसलिए जानकार कहते हैं कि इसमें कुछ भी चौंकाने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी का जितना दखल वहाँ की राजनीति में है, उससे ज़्यादा वहाँ की अर्थव्यवस्था में रहा है। पाक आर्मी नमक से लेकर सीमेंट और मकान तक के कारोबार में है। पाक आर्मी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह कहा जाता है। इसी की झलक बाजवा के परिवार की संपत्ति में दिखाई देती है। ये अलग बात है कि रिटायरमेंट से हफ्ते भर पहले इस राज का बाहर आ जाना उनके लिए थोड़ी झटके वाली बात होगी। तो आज हम बात करेंगे जनरल बाजवा की फैमिली की संपत्ति पर छपी रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट से उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है और पाक आर्मी को सबसे बड़ा औद्योगिक समूह क्यों कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। 20 नवंबर 2022 को फैक्ट फोकस में अहमद नूरानी की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। इसका टाइटल कुछ यूं था, आर्मी चीफ कमर बाजवा's फैमिली बिकेम बिलियनियर्स विद इन द लास्ट 6 years, यानी पिछले 6 बरस में आर्मी चीफ बाजवा का परिवार अरबपति बना। ये रिपोर्ट खासी लंबी है, हम आपको उसका सार बता देते हैं। तो जिस समय जनरल बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए थे, उस समय उनकी पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति टैक्स देने लायक भी नहीं थी। 2016 में उनका टैक्स पेयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन हुआ। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में अपनी संपत्ति शून्य बताई थी। 2021 में उनकी संपत्ति लगभग 900 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये वो संपत्ति थी जिसकी जानकारी बाहर आई है। 23 अक्टूबर 2018 को महनूर साबिर नाम की एक लड़की को गुंजरावाला में डिफेंस हाउसिंग प्रोजेक्ट के 8 प्लॉट आवंटित हुए। ये 8 प्लॉट महनूर को पीछे की तारीख में उसके नाम किए गए थे। जिस तारीख को ये अलॉटमेंट दिखाया गया था, उस समय महनूर नाबालिग थी। नियम के हिसाब से पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उसकी सभी 4 बहनों में बंट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इकलौती मालकिन बनी रही। 23 अक्टूबर 2018 के रोज ही महनूर को एक पॉश अपार्टमेंट की चाबी भी दी गई। कागज पर दिखाया गया कि अलॉटमेंट 2015 में ही हो चुका था। इसके 9 दिनों के बाद ही महनूर साबिर का निकाह साद सिद्दीक बाजवा से हुआ। साद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बेटे हैं। निकाह के बाद महनूर और साद दुबई शिफ्ट हो गए। उनका पाकिस्तान आना जाना लगभग बंद हो गया। महनूर टैक्स पेट्रोलियम में मैनेजर बन गई। टैक्स पेट्रोलियम का रजिस्ट्रेशन 2018 में पाकिस्तान में और जनवरी 2019 में यूएई में हुआ। इसका हेड ऑफिस दुबई में बनाया गया। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स हैं। एक है महनूर के पिता साबिर हमीद और दूसरे हैं उसके चाचा नासिर हमीद। दस्तावेजों से पता चला कि दोनों यदा कदा ही दुबई जाते हैं, जबकि महनूर वहीं रहती हैं और कंपनी का काम देखती हैं। जनरल बाजवा के समधी साबिर हमीद ने 2013 में लगभग 4 लाख रुपए टैक्स में दिए थे। समय के साथ संपत्तियों की संख्या में इजाफा होता गया। 2021 में साबिर अरबपति बन चुके थे। अब उन्हें लाहौर का प्रॉपर्टी किंग कहा जाता है। यही हाल साबिर की पत्नी और भाई का भी रहा। उनकी संपत्तियों में भी कई गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिलचस्प ये रहा कि लगभग सबने टैक्स फाइल करने के बाद दोबारा से उसे रिवाइज किया। रिवीजन के दौरान उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में भारी फेरबदल किया।
जनरल बाजवा और उनके सभी परिवार वालों की संपत्ति लगभग 600 करोड़ रुपए की है। इसमें बाजवा के 2 बेटों की संपत्ति का आंकड़ा शामिल नहीं है। अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, 6 बरस के भीतर दोनों परिवार अरबपति बन गए। उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस शुरू कर दिया, विदेशों में कई प्रॉपर्टीज खरीद डाली, वे पैसे को विदेश में ट्रांसफर भी करने लगे। उनके पास कमर्शियल प्लाजा, कमर्शियल प्लॉट की भरमार हो गई। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी महंगे रियल एस्टेट का अंबार लगा दिया। ये तो हुआ रिपोर्ट का सार। पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो तो आप फैक्ट फोकस की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट पर पाक आर्मी या बाजवा फैमिली की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। अलबत्ता इतना जरूर हुआ है कि वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया है। इसको लेकर ट्विटर पर नाराजगी जताई जा रही है। ये रिपोर्ट उस समय सामने आई जब नए आर्मी चीफ के सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने ही वाला है। जनरल बाजवा 29 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले उनका उत्तराधिकारी चुना जाना है। कहा जा रहा था कि अगला आर्मी चीफ उनकी मर्जी का ही होगा। तय प्रोसेस के हिसाब से अंतिम राय प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मामलों में प्रधानमंत्री का रुतबा अखबारों में छपने वाली भविष्यवाणियों की तरह होता है, जिसे देखते सब हैं मगर परवाह कोई नहीं करता। रिपोर्ट आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इससे शहबाज शरीफ सरकार को अपर हैंड मिलेगा, नया आर्मी चीफ चुनने में उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक अहमद डार के बयान ने आग में कूदने से इनकार कर दिया। पाक सरकार जनरल बाजवा की संपत्ति की जांच की बजाय टैक्स रिकॉर्ड्स की लीक की जांच कराएगी। इसका सीधा संदेश ये है कि सरकार जनरल बाजवा से बैर मूल नहीं लेगी। यह शहबाज सरकार के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सिविलियन सरकार अपनी आर्मी से इतना खौफ क्यों खाती है, इतना डरती क्यों है, और पाक आर्मी के पास इतना पैसा आता कहां से है। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री शासन का लंबा इतिहास रहा है। सेना 3 बार सिविलियन सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है। पहली बार 1958 में जब अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को कुर्सी से उतारा, दूसरी बार 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया, और तीसरी बार 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पहले नजरबंद किया और फिर निर्वासन में भेज दिया। पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं। इनमें से 34 बरस सेना का सीधा शासन रहा, बाकी के 41 बरस में सिविलियन सरकार रही। सिविलियन सरकारें भी सेना के सपोर्ट से ही चलीं। इसका हाल का उदाहरण इमरान सरकार का है। इमरान 2018 में सत्ता में आए, तब सेना से उनकी नज़दीकी थी। 2021 में ISI चीफ की नियुक्ति को लेकर उन्होंने सेना से भिड़ने की कोशिश की और भी कई मसलों पर वो सेना के खिलाफ गए। नतीजा ये हुआ कि अगले 6 महीने के भीतर उनकी कुर्सी चली गई। ये तो हुआ पाक आर्मी का राजनीतिक दखल। ये आपको सीधी नजरों से दिख जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। पाक आर्मी सिर्फ राजनीति को ही नहीं बल्कि मुल्क की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करती है। जुलाई 2016 में पाकिस्तान की सेनेट में पाक आर्मी के बिजनेस के बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में तत्कालीन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगभग 50 कंपनियों और हाउसिंग कॉलोनीज का नाम लिया था। ये प्रोजेक्ट्स शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज के नियंत्रण में चलते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो पाक आर्मी बिस्किट से लेकर सैनिटरी नैपकिन और बिजली से लेकर खाद तक सब कुछ बनाती है और बेचती है। उनके लोग पेट्रोल पंप, बेकरी, स्कूल, फैक्ट्री से लेकर बहुत सारे बिजनेसेस चलाते हैं। इन सब के अलावा उनके पास 8 शहरों के पॉश इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज हैं। इन्हें आर्मी के लोगों को भारी सब्सिडी पर दिया जाता है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बिजनेस होगा जिसमें सेना की हिस्सेदारी ना हो, और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह कहा जाता है। सेना का दावा है कि ये सब चैरिटी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये सब छलावा है। ये सारा इंतजाम टैक्स बचाने और सरकार से बजट हासिल करने के लिए किया जाता है। 2007 में डॉक्टर आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब मिलिट्री इंक इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे। उन्होंने दावा किया था कि पाक आर्मी का बिजनेस लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है। ये पाकिस्तान आने वाले विदेशी निवेश का 4 गुना था। उनका आकलन था कि पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% हिस्सा सेना के नियंत्रण में है। इसमें से 70% पर सेना के पूर्व और मौजूदा अधिकारियों का कब्जा है। किताब जब मार्केट में आई तो बवाल मच गया। उस समय परवेज मुशर्रफ की सरकार हुआ करती थी। किताब को बैन कर दिया गया। जो कॉपीज मार्केट में थी उन्हें भी जबरदस्ती हटा दिया गया। तब से अब तक सतलज में बहुत पानी बह चुका है। पाक आर्मी का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन इसका सटीक आंकड़ा रहस्यमयी बना हुआ है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई।
जब जनरल अयूब सत्ता में आए तब उन्होंने वफादारी खरीदने की एक पहल की। अयूब ने सेना के अधिकारियों को जमीन बांटने की प्रथा शुरू की। जितना बड़ा रैंक उतनी बड़ी जमीन। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। सेना के सीनियर अधिकारियों ने इसका फायदा उठाया। उन्हें ये पहले से पता होता था कि कहां पर क्या बनने वाला है। उन्होंने सस्ते दामों में खूब सारी जमीनें खरीदें। अफसरों का इरादा होता था कि उनकी जमीनें उनके बच्चों के पास बनी रहें, या अगर अच्छे दाम मिले तो किसी दूसरे को बेच दें। इसके लिए उन्होंने सरकार से सांठ-गांठ कर ली। बढ़ते बढ़ते ये इतनी बड़ी मछली में तब्दील हो गया जिससे निगलना मुश्किल होता चला गया। इसके बाद सेना ने अर्थव्यवस्था में सेंध लगाई। उन्होंने रिटायर्ड फौजियों की मदद के नाम पर खूब सारे फाउंडेशंस बनाए। इन्हें रिटायर्ड सैन्य अफसर ही चलाते थे। मिलिट्री से जुड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन फाउंडेशन से जुड़ी कंपनियों को मिलने लगे। समय के साथ इसमें विस्तार होता गया और ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर छा गया। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही सरकार इसमें कोई दिलचस्पी दिखाती है। ये सेना और सरकार के बीच की अघोषित डील की तरह है जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। जनरल बाजवा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में भले ही कितना भी दम हो, लेकिन पाक आर्मी का बिजनेस मॉडल एक विशाल अजगर बन चुका है। उसे दरकिनार करना फिलहाल किसी के भी बस में नहीं है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। जाते जाते एक जानकारी लेते जाइए। दी ललन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने का इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।